जी, तो हम लोगों ने लास्ट टर्म को पढ़े थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के उसके एप्लीकेशंस, राइट। और उसमें से 3 हम लोगों ने डेरिवेशंस कर लिए थे। फोर्थ वन रह गया था हमारा, दैट इज मिनिमम एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसको आप कंप्लीट करेंगे, राइट। मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, consider a particle of mass m executing simple harmonic motion, short SHM, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, राइट, और SHM मोशन कर रहा है along x एक्सिस, राइट। तो along the x एक्सिस मोशन कर रहा है पार्टिकल स्मॉल m मास का, राइट। Let the uncertainty in the measurement of this oscillator, उस ऑसिलेटर का पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है, दैट इज डेल्टा एक्स। सो एज वी नो, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू h कट अपॉन 2, राइट। द अनसर्टेनिटी इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, ये सारा कुछ आपको मालूम है। यहाँ पर मैं दोबारा बॉर्डर कर दूं कि हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन इसमें ले रखे हैं, प्रिसीजन ले रखे हैं मेजरमेंट में, पोजीशन और मोमेंटम के लिए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग h कट अपॉन 2 और यू कैन से दैट h अपॉन 4 पाई, राइट। याद रखिएगा आप लोग, राइट। तो इस इक्वेशन से हम मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू h कट अपॉन 2 इनटू डेल्टा x, राइट। So the total energy of the particle or oscillator is given by, total energy का फॉर्मुलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मुलेशन हम लोगों ने पढ़ रखे थे, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मोमेंटम का अनसर्टेनिटी ले रहे हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का, ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी का इवन डेरिवेशन आपने कर रखे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सभी को मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी तो को। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर SHM, इन केस ऑफ SHM दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर, राइट। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, x इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर जो पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है, शुरू में ही हमने बोल दिया था ऑसिलेटर का जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन का, दैट इज डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर x की जगह हम डेल्टा एक्स, राइट। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा टोटल एनर्जी उस ऑसिलेटर का है, राइट। तो डेल्टा पी की ऑलरेडी वैल्यू हमें नोन है, डेल्टा पी इज इक्वल टू h कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हम डेल्टा पी की वैल्यू रखेंगे, तो 2m तो साथ में है ही, तो 2m और इंटू 2 का फिर भी इसका स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 2 यानी कि 8 आएगा, अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एम एज इट इज लिख दिया, और अपॉन में h स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर आएगा, राइट। प्लस एज इट इज हमने पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। इसको अगर आप डेल्टा पी स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा h कट स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर, राइट। h कट स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर, राइट। फिर इसको आप 1/2m से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1/2m काम आएगा, 1/2m, राइट। ये हो जाएगा 8m डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया एनर्जी का, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और ऑसिलेटर इज दिस। सो फॉर द मिनिमम एनर्जी, ये आप लोग मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इक्वेशन इस तरह से आइडेंटिफाई कर रखते हैं कि मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव उसका दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 0, किसी भी टर्म का मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए उसका डेरिवेटिव दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। इस एनर्जी को हमने उस अनसर्टेनिटी पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर दिया, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, राइट। तो इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले ये एज इट इज मतलब लिख लिया इस इक्वेशन के अनुसार, राइट। ये d अपॉन e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, d अपॉन e टू डेल्टा एक्स,
राइट। ई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करें दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 फॉर मिनिमा। तो इसको फर्स्ट टर्म अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये h कट स्क्वायर तो ये कांस्टेंट है, राइट। इवन 8am कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट क्या होगा, केवल होगा डेल्टा x स्क्वायर, राइट। तो ये अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, डेल्टा x की पावर -2 हो जाएगा। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रीवियस में भी मैं बोल रखा था क्या हो जाएगा, आप ddx ऑफ x raised to power n is equal to क्या फॉर्मूला होता है, n x raised to power n - 1। तो फिर वापस ये इसको हम इनवर्स वाले टर्म को डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस इस तरह से लिख लेंगे, राइट। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये -2 हो जाएगा इंटू डेल्टा x रेज्ड टू पावर -2 -1। तो पावर कितना था, -2 था, तो ये -2 -1 तो -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 डेल्टा x रेज्ड टू पावर -3, राइट। तो यानी कि इस टर्म का डिफरेंशिएशन जो हुआ तो कितना हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, बाकी तो एज इट इज लिखा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। That is written as -2 upon delta x raised to power 2, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं इस -2 की वजह से एक माइनस टर्म तो यहाँ पर आ ही गया और माइनस ये h कट स्क्वायर एज इट इज लिखा है, राइट। और ये 8 टर्म था तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी 4 और m एज इट इज है और डेल्टा x रेज़ टू पावर 2 आ गया, राइट। आप दूसरे वाले टर्म को भी देख सकते हैं कि ये जस्ट सिंपल है तो डेल्टा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा x डिफरेंशिएशन। ये जो अपॉन में 2 था इधर k था तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो k डेल्टा x एज इट इज रह जाएगा, right? तो ये डेरिवेटिव इसका हमने कैलकुलेट कर लिए। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो k डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी इधर राइट हैंड साइड में। जब इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे दैट विल गिव यू पॉजिटिव टर्म, दैट मींस h कट स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा x रेज़ टू पावर 3, राइट। अब हमें एक्चुअली अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करना है तो ये डेल्टा x का रेज़ टू पावर q है तो इधर ले गए हम, राइट, और k अपॉन में लिया है तो हमारे पास इक्वेशन आ गया ये डेल्टा x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन 4m, ये आ गया अनसर्टेनिटी इन। इवन इसको हम सिंपल डेल्टा x की वैल्यू कर ले तो ये पावर इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो इधर पावर 4 है तो उधर जाके 1/4 हो जाएगा, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो डेल्टा x इज इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन 4m के रेज़ टू पावर 1/4, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटर of mass m of a particle in a simple harmonic case, right। तो ये हमने डेल्टा x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब तो इक्वेशन यहाँ पर हम लोगों ने एनर्जी का जो लिख सकते हैं ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में टोटल एनर्जी के टर्म में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इवन इस वाले इक्वेशन सेकंड में डेल्टा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जस्ट सिंगल टर्म में, तो इन इक्वेशन 2 वी गेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट। क्योंकि जो हमारी हेडिंग है यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो दोनों फाइंड आउट कर लिए। फिर मिनिमा का कंडीशन अप्लाई करके और हम इसमें से अनसर्टेनिटी पोजीशन फाइंड आउट कर लिए, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमारे पास मिनिमम एनर्जी आ गई। तो सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं ई मिनिमम इज इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन 8m, राइट। ये एज इट इज लिख लिया h कट स्क्वायर ऑफ 8m और डेल्टा x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, राइट। यानी कि 1/4 पावर है और उसको अगर हम किसी 1/4 पावर है उसके स्क्वायर करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/2 रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस पावर में मिस्टेक ना हो, तो जब सॉल्व करें तो 4 और ये अपॉन में था यहाँ देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं,
यहाँ पर ये अपॉन में है, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं एच कट स्क्वायर अपॉन 4m के है, तो इसीलिए एच कट स्क्वायर अपॉन में इधर आया, राइट, ऊपर m 4m के चला गया, तो 1/2 पावर आएगा, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है, ऐसा नहीं कि ये सारा सारा एडिटिव वैल्यू सब्सिट्यूट कर, तो इसमें मिस्टेक हो सकता है, तो बहुत केयरफुली ये पावर वगैरह सही से केयरफुली आप इसको सब्सिट्यूट करें। प्लस 1/2 इसमें एज इट इज डायरेक्ट था डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये एच कट स्क्वायर अपॉन 4m के रेज़ टू पावर 1/2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिए, यहाँ से इसको ये एच कट स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये चला जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ये 4 है तो स्क्वायर रूट से 2 बाहर आएगा, तो 2 से 8 कैंसिल होगा, तो 4 आ जाएगा, तो अपॉन में क्या आ गया, इधर क्या आ जाएगा टर्म एच कट अपॉन 4, और इधर क्या रह जाएगा, जैसे कि ये m है स्क्वायर रूट में है, इस m को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, तो m में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपॉन में m आएगा, राइट, तो इसलिए ऊपर k रह गया और अपॉन में k अपॉन m, राइट, प्लस इसका भी चेक कर लेते हैं, राइट, तो इसमें ये एच कट बाहर हो जाएगा, ये क्योंकि स्क्वायर है, राइट, और ये 4 है तो यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 4 हो गया, तो एच कट अपॉन 4, और यहाँ क्या रह जाएगा, इसको अगर हम k को अंदर रूट के अंदर ले जाएं तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर k है तो k स्क्वायर अपॉन k यानी कि ऊपर k रह जाएगा, k अपॉन m आ जाएगा, राइट, तो इसको बहुत अच्छे से चेंज करें, तो एच कट अपॉन 4 अंडर रूट k/m, तो अब इस दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, k/m कॉमन कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एच कट अपॉन 2 अंडर रूट k/m, यहाँ से अगर कॉमन करें, राइट, तो ये इवन हमें फॉर्मूला मालूम है, ओमेगा स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है, दैट इज k/m, तो उससे ही ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k/m, ये फॉर्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, राइट, तो ये जो ई मिनिमम का टर्म है दैट कैन बी आल्सो रिटन एज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी का टर्म है उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ ई मिनिमम का फॉर्मूला आ गया 1/2, ये देखो 1/2 एच कट, और इसको हमने ओमेगा लिखा, फिर एच कट की वैल्यू मालूम है, एच कट की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू सिंपल उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के टर्म में न्यू नॉट होती है, राइट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू नॉट, राइट, 2 पाई न्यू नॉट, तो ये यहाँ रख दिए, तो ये हो गया 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया 1/2 h नॉट, राइट, दैट मीन्स कि जो मिनिमम एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो जीरो ना होकर के कितनी होती है मिनिमम एनर्जी, 1/2 h नॉट, राइट, तो हम लोगों ने अभी तक जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशन किए फर्स्ट किए थे, यहाँ पर मैं प्रीवियसली एक बार आपको रिकॉल करा दूं, हम लोगों ने फर्स्ट जो डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट मींस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, और सेकंड किए थे जीरो पॉइंट एनर्जी, राइट, थर्ड हमारे पास था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, राइट, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किए थे, इवन कंपैरिजन किए थे, और जो फोर्थ है मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट, मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने सारे से रखते हैं एक तरह से, एक टॉपिक इसे कोरिलेट करेंगे, और उसके बाद एक नया ही अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, और जो कि आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए वो बहुत जरूरी है, राइट, एंड दैट विल बी द वेव फंक्शन, द टॉपिक इज वेव फंक्शन।
So next topic is complementarity principle. तो एक साइंटिस्ट थे जिनको बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज बोहर। तो बोहर ने कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल प्रोवाइड किए, जो कि हम लोग कहते हैं ना कि मैं कहते आ रहा था कि हम लोग शुरू में स्टार्ट किए कि हम पार्टिकल और वेव नेचर को पढ़ रहे हैं जी, और पार्टिकल और वेव नेचर को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर फिनोमेना रिप्रेजेंट करता है कि जो मटेरियल का जो नेचर है या पार्टिकल का जो नेचर है वेव नेचर है या फिर वो पार्टिकल नेचर है। पार्टिकुलर फिनोमेना ही डिस्क्राइब करता है, तो इसलिए उसके लिए पार्टिकुलर एक प्रिंसिपल असाइन कर दिया गया कि जो ये हम बातें कह रहे हैं वाकई में वो सही है, और उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, राइट। तो जो कि बोहर ने प्रोवाइड किए और बहुत ही सिंपल है कि द पार्टिकल इन वेव एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल सिस्टम, कोई भी फिजिकल सिस्टम जिसके इनसाइड में पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, है ना, मोर देन 2 अगर कहीं भी वर्ड बोला जाएगा तो उसको हम सिस्टम कह सकते हैं, राइट। आपने क्लास उसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ रखे हैं सिस्टम और इन सिंबल्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पर सिस्टम का यही मीनिंग हुआ फिजिकल सिस्टम का, कि उस सिस्टम के इनसाइड में अगर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल है, उस पार्टिकल के साथ डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस के अनुसार कह सकते हैं कि उस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, राइट। बट दीज टू टर्म्स पार्टिकल एंड वेव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट सिस्टम आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दैट मीन्स कि हम साइमल्टेनियसली उसको एग्जिबिट नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हम बॉदर नहीं कर सकते हैं और शो नहीं कर सकते हैं, राइट। एक्सपेरिमेंटल एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम दोनों नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स बोथ दीज एस्पेक्ट्स वेव एंड पार्टिकल ऑफ अ फिजिकल सिस्टम कैन नॉट बी एग्जिबिटेड एट द सेम टाइम, दैट इज द कम्प्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल, राइट। अब इसको यहाँ पर हम वादे कर सकते हैं, इवन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल में क्या डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से फिनोमेना से हम वेव नेचर को पढ़ते हैं और कौन से फिनोमेना को पार्टिकल नेचर को, कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। So what is basically this complementary principle? This principle tells us that any experiment showing wave properties of a system never shows its particle properties, right? For example, कि अगर हम लोग वेव नेचर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को हम डिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग वेव नेचर को ऑब्जर्व करेंगे इंटरफ्रेंस फिनोमेना के थ्रू। स्क्रीन पे जो हमें ऑब्जर्वेशन होगा दैट विल बी इंटरफ्रेंस पैटर्न, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। तो वहां पर ऐसा नहीं कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या टू स्लिट एक्सपेरिमेंट में या डिफ्रैक्शन फिनोमेना में हम कॉम्पटन इफेक्ट की बातें करने लगे, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स की बातें कर लेंगे या कॉम्पटन इफेक्ट की बातें करने लगे, राइट। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। So as we know that a system, say a moving particle, is represented by a wave packet. इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने किसी पार्टिकल को कह दिए कि दैट इज कोई भी पार्टिकल, हमने आइदर इलेक्ट्रॉन कह लो, सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव पैकेट। हम लोग को मालूम है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो सिस्टम के साथ, दैट मीन्स कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, that is a wave packet, that is a group of wavenet, not a single wave train, right। तो उसको हमने उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको हमने वेव पैकेट कह दिया, एंड दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ऐसा नहीं कि सिस्टम कहीं आगे निकल गया और पार्टिकल कहीं बिहाइंड द सिस्टम रह गया, राइट। तो दोनों सिस्टम, दैट मीन्स की वेव पैकेट और पार्टिकल दोनों मीडियम में प्रोपेगेट हो रहे हैं, राइट। साथ ही साथ वो ये भी हमने मैथमेटिकली पढ़ लिए कि वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, दैट मींस पार्टिकल की वेलोसिटी और ग्रुप ऑफ वेव पैकेट की वेलोसिटी सेम होती है, मैथमेटिकली हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए, इफ द वेव पैकेट इज मेड वेरी कॉम्पैक्ट, अगर वेव पैकेट को हमने इमेजिन कर लिए कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है, देन द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर एग्जिबिटेड।
अगर इस वेव पैकेट को हमने कह दिया कि ये जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जस्ट मैं समझाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये जब आप माइक्रोस्कोपिंग में, ये तो हमें दिख गया, जो नहीं दिख रहा मैं उसको बॉदर कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा कोई वेव पैकेट जिसको केवल आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज अपीयर्ड एज ए पार्टिकल, दैट मीन्स इतना वो वेव पैकेट कॉम्पैक्ट है कि वहां पर केवल हम उसको डॉट से जस्ट समझने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, right? So if the wave packet is made very compact, then the particle properties of the system are exhibited. तो इस वेव पैकेट को हम क्या कह सकते हैं कि ये तो पार्टिकल है, राइट। दैट इज द सिस्टम बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। जो सिस्टम था जिसको हम कह रहे थे कि उस सिस्टम में पार्टिकल है, वो किसी पार्टिकुलर वेव पैकेट के साथ मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, राइट। लेकिन वो वेव पैकेट बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, राइट। अगर उसको हम कॉम्पैक्ट इमेजिन कर लिए तो उसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करें। अब जिस स्टेज पे अपोजिट हम बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर वेव नेचर क्या हो गया, इसका डिसअपियर हो गया। यहाँ पर डोमिनेटिंग क्या है, पार्टिकल नेचर केवल डोमिनेट करता है, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ द वेव पैकेट इज क्वाइट लार्ज, अब उस वेव पैकेट को हमने, जस्ट ये ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, केवल समझाने के लिए आपको इस तरह से डायग्राम वगैरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब चीजें हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक में नहीं। ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, हमें समझने के लिए, विजिबल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि सर आप तो ये ऐसे वेव बनाए जा रहे हैं, तो हमें रियल में तो दिखता नहीं है जी, है ना, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये माइक्रोस्कोपिक चीजें ऑब्जर्व करके उसको रिप्रेजेंट किया गया कि ऐसे वो रियल में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं सब चीजें, राइट। So on the other hand, the wave packet is quite large, then the system, say a particle, behaves like a wave, and its particle properties are not displayed. Thus, we find that the wave particle aspects of the system, that is a particle, are complementary. That means कि इसको अगर हमने जो यहाँ पर कॉम्पैक्ट के बजाय हमने लार्ज वेव पैकेट, उसको लार्ज वेव बोल दिए, राइट। तो वहां पर पार्टिकल की एग्जिस्टेंस हमने डिस्प्ले नहीं किए, वहां पर वेव की जो वेव नेचर का था उसको वहां पर डोमिनेट करेगा और उस चीज को ऑब्जर्व करेगा। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट these two terms, both wave and particle aspects, cannot be real at the same time. जिस तरह से हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोल रहे थे कि उसके पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली नहीं डिटरमाइन कर सकते एक्यूरेटली, उसी तरह से आप कह सकते हैं कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल के अनुसार से कि वी कैन नॉट एग्जिबिट वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर साइमल्टेनियसली, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेव फंक्शन डिस्कस करेंगे। अब ये लेक्चर ओवर हो गया, यहाँ दोबारा आप लोग कनेक्ट